हाँ भाई। हाँ सर दिख रही है। तो आज अपन RRQM थ्योरी पढ़ेंगे। तो हिंसेलवुड अपन ने देख लिया। देखो ये जो थ्योरीज है ना, इसमें ये चीज आप मान के चलो कि अपन इसको एग्जैक्ट समझ नहीं पाएंगे, जैसे वो जो कंसेप्ट है ना, क्योंकि देखो ये क्या है, सब वैसी थ्योरीज है जो मतलब केवल केमिस्ट्री का ही नहीं है। इसके बाद इसमें क्या है, बहुत सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बहुत सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे फिजिक्स इन्वॉल्व है। और फिर क्या होता है कि अपन इनके बहुत छोटे पार्ट को डिस्कस करें। ऐसा नहीं है कि अपन केवल पूरा थ्योरी ही डिस्कस कर रहे हैं, कर ही नहीं पाते, अपन केवल इसके रिजल्ट वाले पार्ट को देख पा रहे हैं कि इसका क्या है। तो इसलिए क्या है कि आप लोग अब देखो, ये यही तो एमएससी है, मतलब बीएससी में और एमएससी में यही तो फर्क है कि आपको चीजें अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करनी होती है। हम केवल आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई इसमें ये चीज भी कहना चाह रहा है। बाकी देखो, जो थ्योरी है, जो कहने का मतलब है, जो उसकी सिस्टम है, कैसे लिखना है, ये आपको ही पढ़ना है, हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दिया वो बिल्कुल क्लियर बता दिया, नहीं। आपको मैं केवल लाइन दे रहा हूँ जहाँ पे चीज समझाने की थी, जैसे एक थ्योरी है, यूनिमोलिकुलर थ्योरी है, सॉरी बाइमोलिकुलर थ्योरी की स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट का, तो हमने उसको बहुत अच्छे से देख लिया, समझ में आ गया होगा। आपको लग रहा है ना कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के बाद में कि सर हाँ वास्तव में अब कोई क्वेश्चन आएगा तो हम अटेंड करने की स्थिति में हैं। क्यों भाई, है कि नहीं है। और मैं आपको ये जो H2Br2 रिएक्शन है, H2Cl2 रिएक्शन है, इसको वापस से लूंगा एक बार में, क्योंकि अपने पास में बहुत सारा टाइम है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि वो मैंने क्या है कि जैसे क्या होता है कि स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट जो था, वो उसका बेसिक कंसेप्ट है। अब वो कंसेप्ट क्या है, H2Cl2 रिएक्शन पे भी लगता है, H2Br2 रिएक्शन पे भी लगता है। आपको याद हो तो मैंने दो से तीन रिएक्शन आपको दिया भी था, N2O5 वाली भी दी थी, ओजोन वाली भी दी थी, मैं आप इसमें लगा करके दी, तो सेम वही प्रोसीजर है। लेकिन अपने सिलेबस में क्या है, दो तीन रिएक्शन को मेंशन कर रखा है, लेकिन रिएक्शन के ऊपर आपको करना है। तो उनकी पूरी थ्योरी जो मैं आपको, जो मैं ये वाली जो बुक में आपसे शेयर कर रहा हूँ ना स्क्रीन के अंदर, इसके अंदर उसके भी नोट्स हैं, है ना। ये मुझे बाद में मिला कहीं से, मैं मेरे कई फ्रेंड से मैंने मंगवाई थी कि मैंने कहा यार, क्योंकि बहुत अच्छी और टू द पॉइंट नोट्स हैं इसके अंदर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। बाकी बुक्स में इतना टू द पॉइंट नहीं मिलेगा, इसमें तो टू द पॉइंट चल रहा है। तो इसके भी नोट्स में आपसे डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपन इसको कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई आपको मैं केवल एक थ्योरी की गाइडलाइन बताऊंगा, बाकी चीजें रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको अभी हिंसलवुड ट्रीटमेंट बताया, हिंसलवुड ट्रीटमेंट में क्या था, जैसे ये वाली सारी चीजें समझने की थी, ये वाला जो है ये सारा पोर्शन, ये अपन ने बहुत अच्छे से समझा, वो जो केन था, ये सारी चीजें अपन ने समझी, ये ग्राफ अपन ने समझ लिया। अब हिंसलवुड ट्रीटमेंट क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। तो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि इसमें केटीजी भी इन्वॉल्व है। अब मैं अगर केटीजी को पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो अपन अपने टॉपिक से भूल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें लास्ट में ये आता है कि सर हमें, क्योंकि देखो मैं आपको एक बेसिकली बात बता दूं, पेंसिल को ट्रीटमेंट वगैरह ये जो भी होती है आपको जो एमएससी में ही काम होता है कि आगे जाकर के कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तो उनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, समझ आ रही है। केमिकल काइनेटिक्स से जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है, वो जो सिंपल वाला पार्ट होता है वहीं से ही होता है क्वेश्चन। इन सब बोर्ड से आधार के थोड़ी से यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसे कॉम्पिटिटिव लाइन में नहीं बनता। क्या कोई मैट्रिक का क्वेश्चन कर रहा है या मैं कभी कोई आरपीएससी का एग्जाम लेंगे, वहाँ पे इनसे क्वेश्चन करके थ्योरेटिकल टॉपिक्स डाल रखे हैं, क्योंकि एमएससी में तो बनता है, क्योंकि एफएनसी में तो आरआरके थ्योरी पूछ सकते हैं 10 नंबर की, तो आपको करके आना पड़ेगा। तो इसमें पूरी एक मिनट, तो ये सब जो चीजें हैं, इनमें क्या है कि आपको थ्योरी भी याद रखनी पड़ेगी। अब ये जैसे ये वाले ये जो कंसेप्ट है, अब इसका कोई डायरेक्ट यहाँ पे कोई लिंक थोड़ी ना इस सिस्टम, ये कोई और केमिस्ट्री की ब्रांच से, चाहे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, चाहे वो कह दूं कि फिजिकल मीडिया हो, या मैं कह दूं कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स है, उस वाले पार्ट से उठाया जाए। ठीक है। तो अब मैं इसको समझाने के लिए पूरी स्टैटिस्टिकल समझाऊंगा आपको, तो ना तो मेरे लिए कोई अच्छी बात है ना आपके लिए, कि आपको होगी कि सर अपन कहाँ पहुंच गए, मैं सीधा ही इस स्टेप को याद रखूंगा। अच्छा, एग्जाम में भी आपको इसका कोई डेरिवेशन लिख के नहीं आना, आपको सीधा लिखना है। तो ये चीजें अपने को ये पहले से कंसीडर करनी पड़ेगी कि भाई हमें क्या चीज, क्योंकि इसमें देखो आपको याद तो करनी पड़ेगी चीजें, समझ में आ रही है क्या। इसलिए मैंने आपको बताया कि जैसे ये मैंने आपको ये बहुत सिंपल कर दिया कि जो के है वो
बाइमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं, सॉरी कोलिजन थ्योरी के लिए तो जेड क्यू पढ़ते हैं। क्यू बराबर क्या है, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी है कि नहीं। अब इसमें जेड है और एक क्यू है, तो उसने यही तो कहा हिंसेनबर्ग ने कि भाई जो रिएक्शन के अंदर जो लिंडनमान थ्योरी कोलिजन थ्योरी से मैच होती है, इसका मतलब का इतना रोल नहीं है, तो वहां पे उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जेड क्यू वाली थ्योरी से आंसर उसका मैच हो जाएगा एक्सपेरिमेंटली, और जो थ्योरेटिकल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैच करती है। लेकिन जब जो लिंडनमान थ्योरी है वो कोलिजन थ्योरी से मैच नहीं कर रही, देखा ना यहाँ पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डाटा जो एक्सपेरिमेंट डाटा मैच नहीं कर पा रहे, तो उसने कहा कि देयर इज सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो करते हैं तो फिर उसने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये एक स्टेप देखो। अब आप इसमें देखो कि ये पद एक्स्ट्रा है कि नहीं है, देखो जहां पे मेरी मार्कर, अब ये मैं मार्कर चलाता हूँ, ये आप लोगों को दिखता है कि नहीं दिखता, दिखता है। तो ये देखो ये जेड आ गया, ये क्यू आ गया, ये क्यू आ गया, क्यू का वही की परवानी से तो ये एक्स्ट्रा पद हो गया कि नहीं ये वाला पद, तो आपको इतना भी तो सफिशिएंट है, ये एक्स्ट्रा पद इंस्टेड ऑफ सिंपली जेड ई की पावर। सिंपली सिंपली का मतलब क्या हुआ कि जहां पे रेट डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इसी से निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, जेड ई की पावर माइनस ए अपॉन आरटी। देन एडिशनल फैक्टर का मतलब कि ये फैक्टर है, ये वाला एडिशनल फैक्टर है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसने लिखा ना विद द डिस्ट्रीब्यूशन वे वेवर्स द एनर्जी इन द मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन द एनी वेव वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम द मॉलिक्यूल इज इन पोजीशन इवेंचुअली टू रिएक्ट आफ्टर। कहने का मतलब कई बार इस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये हिंसेलवुड, हिंसेलवुड is nothing, it is only a treatment। ये क्या एक ट्रीटमेंट है कि जो लिंडनमान थ्योरी को ट्रीट करता है, उसको सुधार करता है, उसका इलाज करता है कि क्यों लिंडनमान थ्योरी क्वेश्चन थ्योरी के रिजल्ट कोलिजन थ्योरी से भिन्न प्राप्त क्यों हो रहे हैं। उसने कहा कि यदि उन दोनों थ्योरीज के बीच में अगर रिजल्ट सही नहीं आते, इसका मतलब वहां पे कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी फैक्टर इन्वॉल्व होगा। अगर मैं इस फैक्टर को इन्वॉल्व करता हूँ तो फिर आपकी रिजल्ट बिल्कुल सही आ जाएगा। कंसिडर ना case condition will be very considerable number, the energy may find its into appropriate degree of freedom so that a star can pass once into products। मतलब कि यहाँ पे appropriate degree of freedom की रिक्वायरमेंट होगी, उसको निकालने के लिए उसने इस थ्योरी का क्लियर है सब लोगों को, ये पढ़ने पड़ेगा। इसके तीन फैक्टर ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको याद रखिए। ये इतनी सिस्टमेटिक तरीके से किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये तो एक तरीके से कॉपी के नोट्स है, ये मान के चलो आप, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इतना बढ़िया तरीके से। नंबर एस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड टू गिव एग्रीमेंट, देखो देखो बिल्कुल कितनी सिंपल लैंग्वेज है, एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिंसेलवुड प्रोपोजल। मतलब एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोलिजन थ्योरी की कुछ और कह रही है, लिंडनमान थ्योरी कुछ और कह रही है, तो एग्रीमेंट नहीं है ना दोनों के बीच में, दोनों सहमत उनके बीच में एग्रीमेंट कराने का काम कौन कर रहा है, हिंसेलवुड कर रहा है। वो कह रहा है विद एक्सपेरिमेंट, जैसे उसकी आप म्यूट रखो। आज वो नहीं है कि प्रियंका गुप्ता कहीं वो 6:30 बजे की वजह से तो नहीं रह गए, कहीं और कोई बच्चे हों और वो नहीं आ पा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। हाँ भाई चलो कोई नहीं, मैंने क्या 6:30 का नाम लेके थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, द नंबर एस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड टू गिव एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिंसेलवुड प्रोपोजल। मतलब क्या है कि अगर मैं इस स्टेप को इन्वॉल्व कराता हूँ, कौन सा वाले स्टेप को इन्वॉल्व कराता हूँ, 1 - 3 वाले को, तो इससे एक गुड एग्रीमेंट बन जाता है कोलिजन थ्योरी के बीच में और लिंडनमान थ्योरी। क्लियर हुई सब लोगों को। Usually turns out to be only 1/2 of the total number of vibration को, ठीक है, नोट इसमें कर दे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट के इनफिनिट इज गिवन, ठीक है। ये आगे ना पूरा का पूरा मतलब क्या हुआ कि k2 k1 अपॉन ये पूरा होगा। Hinshelwood treatment does not affect the agreement that a plot of 1 upon k1 versus 1 upon a should be linear। मतलब ये क्या आता है, ये वाले प्लॉट को इफेक्ट नहीं करता, ये क्या आएगा, लीनियर है, 1 upon k1 upon 1 upon k। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आज अपन बात करेंगे आरआरकेएम थ्योरी, राइस रैम्स प्रोजेक्ट का सेल्फ ट्रीटमेंट।
RRQM। देखिए क्या इसने एक नई चीज जोड़ दी, इसने क्या जोड़ दी, एक नई चीज इसमें जोड़ दी। क्या है ध्यान देना भैया, मैं शुरू कर रहा हूँ। RRQM थ्योरी पूछी जा सकती है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर RRQM थ्योरी पूछी जाती है अपने यहाँ, तो इनकी बातें तो छोड़ो आप, मैं इतना यकीन दिलाता हूँ कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट ऑफ द बच्चे छोड़ के आते हैं, क्योंकि इनका पास इन चीजों का ना तो ढंग से किसी के पास मैटर होता है, समझना तो बहुत दूर की बात है। यू शुड बी वेरी लकी, मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये चीज पढ़ने और समझने का मौका मिल रहा है। और मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीजें। अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेते, या तो क्या होता है कि आगे जाकर के अपन केमिस्ट्री से आउट हो जाते हैं, ठीक है मैंने कोई एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दिया, मैं कोई सेकंड वीक की तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट वीक की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है। फर्स्ट वीक की करते हो तो आपको जरूरत पड़ती है। बाकी ये मान के चलना कि अगर आप केमिस्ट्री के साथ रहोगे आगे, तो ये चीजें आपको परेशान करेंगी, और आपको ये आप कहने को मजबूर हो जाओगे कि हमें वास्तव में ऐसे टीचर नहीं मिले जो जिन्होंने हमें पढ़ाया, अब हमें क्वेश्चन बिल्कुल होता है ऐसा। अगर होता क्या है कि देखो, या तो क्या होता है कि आदमी का पढ़ाई से लिंक छूट जाता है, या फिर वो किसी और फील्ड में चला जाता है, तो फिर वो चीज नहीं आती। लेकिन जब जिस दिन उसको जरूरत आती है, तो उस दिन लगता है कि यार मुझे अच्छे अच्छे टीचर नहीं मिले। और बात भी सही है कि हमने हमारा काम अपनी पूरी ईमानदारी से नहीं किया, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हुई। आज हमें अपॉइंट किया गया है, तो इसलिए तो किया गया है कि हम आप लोगों की हेल्प करें, अपनी ड्यूटी समझें। नहीं समझते एक अलग बात है, कोई मना नहीं करता, सबको सैलरी बराबर मिलती है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कि अगर हमें हमारा काम हम ढंग से करेंगे, तो स्टूडेंट को भी अपना काम ढंग से करना चाहिए। स्टूडेंट को अपना काम ढंग से करने का मतलब क्या है, जैसे आज मैं क्लास ले रहा हूँ, तो इस क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं, समझ रहे हैं? बात बता रहा हूँ मैं आपको कि चलो क्लास राजगढ़ के लिए तो ये कह देते थे कि सर हम इतनी दूर नहीं आ सकते, क्योंकि काफी बच्चों को पता है कि इतनी दूर कैसे आए, कई बहाने लगा देते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास लेने में क्या दिक्कत आ रही है, कोई मेरे से पूछने वाला होता है, क्या आप घर पे बैठ करके टाइम नहीं निकाल सकते? जब मैं समर वेकेशन में केवल आप लोगों के लिए, मेरा अभी कोई ऐसा कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मेरा पीरियड नहीं है कि मैं आपकी क्लास लूँ, लेकिन बस इसलिए कि मैं भी फ्री बैठा हूँ, मेरे से जितनी हेल्प हो जाए बच्चों की बढ़िया बात है, उसमें नुकसान है। लेकिन आप लोग 25 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से मात्र 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली आप लोग क्लास लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी इतने वो नहीं है, जबकि होना चाहिए ना। अभी तो कोई बहाना भी नहीं है, आप घर पे बैठे हैं, आप फ्री भी हैं, आपके पास कोई काम भी नहीं है, आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा। आप अच्छा, मेरे को तो सारा सेटअप चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, माइक्रोफोन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि मैं मोबाइल में क्लास नहीं ले सकता, मैं स्लाइड कैसे दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को तो केवल फोन ही चाहिए ना, मतलब आराम से आप फोन में लीड लगा करके क्लास ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी बच्चे क्लास नहीं लेते, तो दोनों ही बातें हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीजें जो आपको पढ़ने को मिल रही है ना, नोट्स मिल रहे हैं, आप लोग याद करेंगे बाद में कि वास्तव में हमें सब ने ये चीजें बताई थी, और आज हमारी ये चीजें काम आ रही है, क्योंकि काम है। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम तो मेन मुद्दा है ही भैया, एग्जाम में तो आप अच्छे मार्क्स लेके आए, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद में भी काम आता है। आज मुझे किसी ने पढ़ाया, इसलिए तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं भी नहीं पढ़ा पाता। अगर मैं पहली बार इसको देखता तो मैं भी नहीं पढ़ा पाता। क्या प्रियंका लेट हो गई क्या? सॉरी, आज हमने क्या किया कि सब बच्चे पहले आ गए थे, तो मैंने क्लास पहले शुरू कर दी। मुझे लगा कि मैं 6:30 बजे तक फ्री हो पाऊंगा, तो मैंने 6:30 बजे का टाइम रख लिया। बाद में जब मैंने 6 बजे मैसेज किया, तो सब लोग जुड़ गए थे। चलो कोई नहीं, अभी कोई पुराना रिवीजन ही किया, RRQM थ्योरी तो बस शुरू करूंगा मैं। अभी तक तो केवल हिंसल वुड को ही वापस रिपीट कर रहे थे, है ना? तो करे शुरू, सब लोग आ गए? हाँ भाई, चलो ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, हिंसलवुड ट्रीटमेंट एक नया ट्रीटमेंट, हिंसलवुड ट्रीटमेंट को नया ट्रीटमेंट। हिंसलवुड तो केवल एक एग्रीमेंट है कि लिंडनमान थ्योरी में जो कमियां रह गई थी, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से दूर किया जा सकता है, ठीक है? देयर इज नो न्यू थ्योरी। तो लिंडनमान थ्योरी के बाद में दूसरी थ्योरी कौन सी है? RRQM थ्योरी। तो आपको याद हो कि लिंडनमान थ्योरी में क्या किया था, देखो A प्लस हम देना डिफरेंस दोनों
एक ए स्टार एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल बोल, तो क्या बोल रहे थे अपन, एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल प्लस अब जो ए स्टार है ये थोड़ी थी, ये कौन सा पद था, K2 K2 था कि नहीं था। अब एक क्लियर समझ, ये हाइपोथेसिस थी लिंडनमान थ्योरी, ये सारी यूनिमोलिकुलर थ्योरी। अब देखो इसने कुछ चेंज किया, ध्यान देना, आप सब लोगों को समझ आ रहा है, ये देखो इसने चेंज किया, तो आप देख सकते हैं आरआर की हमने कंसेप्ट किया। फर्स्ट बेसिकली जो डिफरेंस है वो तो यही हो गया, क्या क्या डिफरेंस, हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, क्या डिफरेंस हो गया कि इसने ये कहा कि ए किसी एम से टकराता है, यहाँ पे हमने केवल ये कहा था कि ए और ए आपस में ये एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। आवाज प्रियंका नोट रखिए बेटा, प्रियंका गुप्ता आप म्यूट, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप उसको वापस से मैं डिस्टर्ब करो ना, अब मैंने आपको म्यूट कर दिया, ठीक है, अब इसको रहने दो ऐसे ही, अब कुछ मत करो ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि ए जो है वो किससे टकरा रहा है, एम से, है ना, ये इसने चेंज किया है। वहां पे लिंडनमान थ्योरी में वो ये कहता था कि ए से एनर्जाइज्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये थर्ड पार्टिकुलर है, थर्ड पार्टिकुलर का मतलब क्या है कि एम ए भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं कह रहा कि एम ए नहीं हो सकता, एम ए भी हो सकता है, लेकिन ए के अलावा कुछ और भी हो सकता है। इट्स जस्ट लाइक ए कैटालिस्ट, जैसे आपको पता है कैटालिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेता, रिएक्शन में भाग नहीं लेता, बस वो केवल क्या करता है, रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड कराता है, उसको इनिशिएट करता है, नो दैट जो सारी बातें होती है। तो यहाँ पे इसने एक चीज नहीं ले ली, एम, एम मैं क्या कह रहा हूँ, एम ए भी हो सकता है, मतलब जो काम एम कर रहा है वो ए भी कर सकता है। लिंडनमान ने तो यही कहा कि एक ए दूसरे ए को ही एनर्जाइज कर रहा है, जबकि ये क्या कह रहा है, कोई दूसरा भी ए को एनर्जाइज कर सकता है, हो सकता है वो ए ही हो। तो दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ए स्टार बना, ठीक है, प्लस एम, एम वापस निकल गया बाहर। अब देखो यहाँ पे आप देखो, इसने ए लिया था तो इस ए ने इस ए को ए स्टार बना दिया कि नहीं बना दिया, और ये एक खुद वापस बाहर निकला कि नहीं निकला। तो वैसे ही ये एम जो है, इस एम ने ए को ए स्टार बना दिया, खुद बाहर निकल गया। अब देखो इसने कहा कि ये एम ए भी हो सकता है और ए के अलावा कोई और भी हो सकता है। तो देखिए the treatment of Hinshelwood and the further developments of the theory of union connection are considered best in terms of the following list। मतलब क्या है कि आरआरकेएम ने ये इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की, भाई मॉडिफिकेशन तो करेगा ही, उसकी थ्योरी है, उसकी अपनी सोच है, उसका अपना नजरिया है, वो कैसे देखता है। अब देखिए here m is any molecule, here m is any molecule, देखो आ गया ना, m is any molecule including another e, including another e का मतलब क्या हुआ कि ये a भी हो सकता है या a के अलावा कुछ और भी हो सकता है, that can transfer energy to a, जो एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, इस ए को ट्रांसफर करेगा, तभी तो ये ए स्टार में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। वह कोलिजन आता है, जब एम ए से कोलिजन करेगा, एम ए को टक्कर मारेगा, तो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा, ए को कर देगा। ये बात यहाँ पे लिंडनमान ने कहा था कि जब ए के बीच को टक्कर मारता है तो एक एनर्जाइज हो जाता है, एक वापस निकल जाता है, तो उसने क्या कर दिया, कोलिजन। A distinction is made between activated molecule which is represented by A star. तो हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो क्या है कि यहाँ पे एक जो नया स्टेप आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा, देखो ये कुछ चेंजेस है, ये समझने वाली बात है। क्या उसने तो सीधा ए स्टार से क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, किसने, लिंडनमान थ्योरी। तो अब ये क्या कह रहा है, आरआरकेएम थ्योरी क्या कह रही है कि जो ए स्टार है वो दिस इज ओनली ए एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल, देयर इज अ डिफरेंस।
इन बिटवीन एनर्जाइज्ड एंड एक्टिवेटेड, इसने सीधा इसको ए स्टार को ही प्रोडक्ट बना दिया। तो इसने ये कहा कि आरआरकेएम ने ये कहा कि जो लिंडनबार्न थ्योरी ने ए स्टार बनाया था वो केवल एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल था, वो सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। उसने कहा, किसने, आरआरकेएम थ्योरी ने कहा कि ये जो लिंडनबार्न ने बोला है कि ए स्टार सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये उसकी गलती है, ये ऐसा नहीं हो सकता। पहले ए स्टार जो बनेगा, जो यहाँ पे ए स्टार बन रहा है, ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, ए, दूसरा सिंबल लगा दिया ना, इसको उसने बोला एक्टिवेटेड। समझ आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंस हिंसलवुड ने कम करने की कोशिश करी थी, जो क्योंकि आपको पता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमेशा सत्य होते हैं। जैसे अपन कहते हैं भगवान हमेशा सत्य है, इंसान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। समझ आ रही है यार? वैसे थ्योरेटिकल रिजल्ट सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमेशा क्या होंगे, सत्य होंगे। तो जो थ्योरेटिकल रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बराबर आते हैं, इसका मतलब हो सकते हैं सही है, और जो थ्योरेटिकल रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बराबर नहीं देते वो असत्य, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल तो कभी असत्य हो ही नहीं सकता। अभी जो प्रयोग से निकलेगी चीजें वो तो सही होंगी ना। तो इसने ये कहा कि गड़बड़ कहां हो रही थी, वो गड़बड़ यहां हो रही थी कि लिंडनबार्न थ्योरी ने ए स्टार से ही सीधा प्रोडक्ट बना दिया, जबकि इसने ये कहा कि सारे के सारे ए स्टार मॉलिक्यूल प्रोडक्ट नहीं बना सकते। उन ए स्टार में से कुछ ही मॉलिक्यूल ए हैश में चेंज होते हैं, एंड द ए हैश इज दिस मॉलिक्यूल, and this is the activated molecules, and then A hash can convert into products. So the new changes are made by RRKM theory, which is A star to A hash. एक नया कंसेप्ट उसने मर्ज किया कि there is a difference in between energized molecule and activated, कि जो दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होती है उससे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स नहीं बनते। किसने कहा? आरआरकेएम ने कहा। जबकि लिंडनबार्न थ्योरी ने क्या कहा, दोनों के बीच में टकरों से ए स्टार बन जाता है एक्टिवेटेड, वो सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। बोले यहां आपने गड़बड़ कर, इसलिए आपके रिजल्ट उसके रिजल्ट से मैच नहीं कर रहे। तो उसको सुधारने के लिए फिर हिंसलवुड ने क्या कहा कि भैया यहाँ पे आपके जो रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से आ रही थी। तो इसलिए कहा कि आपको, आरआरकेएम ने ये कहा कि हिंसलवुड को कहा कि आपको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कांसेप्ट अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ए स्टार से ए हैश बनेगा उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑटोमेटिकली है इन्वॉल्व है। ए स्टार ए हैश के बराबर भी हो सकता है, जैसे 100 मॉलिक्यूल एनर्जाइज हुए। एनर्जाइज का मतलब क्या है, उन मॉलिक्यूल के पास में उतनी एनर्जी है जितनी प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए, लेकिन वो क्या मॉलिक्यूल सभी के सभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं? नहीं, वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं जो एक्टिवेटेड है, और एक्टिवेटेड को उसने किससे प्रेजेंट किया, ए से। समझ आ गया? अब सुनो, देखो इसकी बात, देखो एक डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, मतलब जो डिफरेंस है, भिन्न, इज मेड बिटवीन एन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कौन है, ए हैश, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए हैश, ठीक है भाई, एंड एन एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो उसने कहा केवल मॉलिक्यूल्स की टकरों से एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल बनते हैं, एक्टिवेटेड नहीं बनते। केवल कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं, एनर्जाइज्ड बनते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स नहीं बनते। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिंडनबार्न थ्योरी एंड आरआरकेएम थ्योरी। आपको मैं डायग्राम से और एक्सप्लेन करूंगा। एन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल देखो ए हैश इस बाय डेफ, ये वो मॉलिक्यूल है जो सीधा किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे ये वाला जो है, ये रेट कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, समझ आ गया क्या? तो देखिए एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इज बाय डेफिनेशन वन दैट इज पासिंग डायरेक्टली थ्रू द डिवाइडिंग सरफेस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी सरफेस। मतलब क्या है, बाय दैट पासिंग डायरेक्टली, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सरफेस का मतलब समझते हो, अरे भाई जो अपन डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, तो बोले ये वो मॉलिक्यूल है ए हैश जो सीधा किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट में। भाई जो एनर्जी प्रोफाइल, जो ऊर्जा की पहाड़ी होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। एंड एनर्जाइज मॉलिक्यूल, जबकि एनर्जाइज मॉलिक्यूल कौन से है, वो ऑन द अदर हैंड इज वन दैट हैज एक्वायर्ड ऑल द एनर्जी
इट नीड्स टू बिकम एन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। मतलब क्या है कि एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल केवल उतनी एनर्जी रखते हैं जो किस में कन्वर्ट हो सकता है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सकता है, ना कि प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में कौन कन्वर्ट होगा, ए हैश कन्वर्ट होगा, ए स्टार कन्वर्ट नहीं होगा। However, it must undergo vibration before it does. और वाइब्रेशन वर्ड आ गया कि नहीं आ गया, देखो ये वाइब्रेशन वर्ड आएगी। ये वाइब्रेशन वर्ड का मतलब क्या हो गया, इट इंक्लूड्स सम डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट इंक्लूड्स सम डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यही तो ट्रीटमेंट हिंसन ने दिया था लिंडनमान को। लिंडनमान को ये कहा कि आपके रिजल्ट में जो डिफरेंस आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है। अब इसने उसी थ्योरी को अलग तरीके से कह दिया कि जो ए स्टार है, जो एनर्जाइज मॉलिक्यूल है, वो वाइब्रेशन के थ्रू किस में कन्वर्ट होते हैं, ए हैश में। और फिर ए हैश वो मॉलिक्यूल्स है जो एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी को पार करके किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट में। तो देन वाइब्रेशन मस्ट बी इंक्लूड during the changes from A star to E hash. And what is the vibration? Vibration is the degree of freedom. आगे की नहीं आया समझ। तो अपन ये कह सकते हैं फिगर शो, मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, इसमें डायग्राम दिखाऊंगा। फिगर शोज एन एनर्जी डायग्राम दैट रिलेट्स टू द हीट। देखो आगे ना, अरे ये वाइब्रेशन वर्ड का मतलब हिंसनवुड नहीं तो दिया था उसको ट्रीटमेंट। तो हिंसनवुड दैट इज नॉट ए न्यू थ्योरी, इट इज नॉट ए न्यू थ्योरी, इट इज ओनली ट्रीटमेंट ऑफ लिंडनमान थ्योरी। अपन कहते हैं ना कि जैसे मेरे घर में दीवार में क्रैक आ गया तो मैं दीवार तोड़ करके नई दीवार थोड़ी ना बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, उसकी मरम्मत करूंगा। तो लिंडनमान की मरम्मत कौन कर रहा है, हिंसनवुड कर रहा है। सो हिंसनवुड नॉट इज ए न्यू थ्योरी, हिंसनवुड न्यू थ्योरी नहीं है, इट इज ओनली ट्रीटमेंट ऑफ लिंडनमान थ्योरी। समझ आ रही है ना, वो केवल उसकी कमी को दूर कर रहा है कि भाई आप में ये कमी है। मैं कहूंगा मेरी दीवार में क्रैक हो रहा है, तो ठीक है भाई आप इसके ऊपर वापस से थोड़ा सा सीमेंट लगा लीजिए। समझ आ रही है क्या। तो नई थ्योरी क्या है, आरआरकेएम। तो आरआरकेएम थ्योरी ने क्या किया, उसके अंदर उसकी भी सारी चीजें डाल दी। किसकी भी डाल दी, लिंडनमान की भी डाल दी। और जो ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ रही थी ना, अरे भाई ट्रीटमेंट किसको चाहिए, लिंडनमान को चाहिए। अब जैसे मालूम मैं दीवार ऐसी बना दूं जिसमें दरार पड़े ही नहीं, तो मुझे हिंसनवुड की जरूरत कहां पड़ेगी, बताओ, नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए उसने क्या कहा कि आपको जो हिंसनवुड की जो ट्रीटमेंट दे रहा था वो गलत नहीं है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत लिंडनमान को है, आरआरकेएम को नहीं है। क्योंकि आरआरकेएम ने वो सारी चीजें पहले ही उसमें क्या कर रखी है, इन्वॉल्व कर रखी है। कौन सा कंसेप्ट देकर के, ए स्टार से ए हैश वाला देकर। समझ आ रहा है कि नहीं? उसने ये कह दिया कि वाइब्रेशन बिफोर इट डज सो, मतलब वाइब्रेशंस के थ्रू वो किस में कन्वर्ट होता है, ए हैश में कन्वर्ट होता है। तो देखो अगर फिगर शोज एन एनर्जी डायग्राम दैट रिलेट्स टू द हिंसनवुड मॉडिफिकेशन, है ना, एंड आल्सो टू द आरआरके मैकेनिज्म नाउ टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, अभी वो दूंगा। टू बिकम एन एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड वर्ड जहां पर भी आए इसका मतलब कौन सी की बात कर रहा है ये, ए हैश। किसकी बात कर रहा है, वो एनर्जाइज्ड है, ये हैश। ये सर द मॉलिक्यूल ए मस्ट एक्वायर एटलीस्ट एनर्जी। अब ये देखो, अब ध्यान देने वाली बात है कि ए, ये जो ई नोट एनर्जी है, ध्यान दीजिए इस बात पे, ये जो ई एनर्जी है ये वही एनर्जी है जो लिंडनमान ने यूज करी, हिंसनवुड ने यूज करी। अब ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूँ। ई स्टार नोट, ई नोट, ई नोट, व्हाट इज ई नोट, भाई इतनी एनर्जी तो चाहिए। अरे भाई इसमें भी वो ये तो कह रहा है ना कि इसने कुछ, जो लिंडनमान ने कहा उसको गलत थोड़ी ना पता है, इसने वो चीजें तो रखी है कि दोनों के बीच में टकरे होंगी, टक्कर होने के पहले ए स्टार बनेगा। तो ए स्टार बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो चाहिए ई नोट एनर्जी। कौन सा बनने के लिए, ए स्टार बनने के लिए। और ए स्टार कब बनेगा, जब ए और ए के बीच में क्या होगा, टकरे होंगी। यही एनर्जी कोलिजन थ्योरी ने बताई, जेड क्यू। यही एनर्जी लिंडनमान ने बताई। तो देखो ई नोट एनर्जी कौन सी है, आप पीछे आओ वापस, ये देखो ये वाली एनर्जी, ये देख सकते हो आप इधर, ये देखो यार, ई नोट एनर्जी, हिंसनवुड ट्रीटमेंट है ना, जेड क्यू। तो क्यू में ई नोट ही तो लिखा है। अरे ई नोट ही तो लिखा हुआ है ना, ई की पावर माइनस ई नोट अपॉन के टी, ई अपॉन आर टी लिखते पर के लिखो चाहे आर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन कोलिजन थ्योरी में ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी लिखते हैं ना, क्यू का वैल्यू। पहले यहाँ इसने क्या रख रखा है, ई की पावर माइनस ई नोट अपॉन के टी, वो तो एनर्जी की फॉर्म है अलग, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने इस एनर्जी को आरआरकेएम ने भी यूज किया है, देखो यहाँ पे आरआरकेएम ने भी इसको यूज किया है। ये मस्ट एक्वायर एटलीस्ट एनर्जी, मतलब ये कह रहा है कि जो एनर्जी
दोनों को टकरे होने के लिए चाहिए, तो टक्कर होने के लिए, टक्कर तो लिंडनमान थ्योरी भी करवा रही थी और आरआरकेएम भी करवा रही थी, और टक्कर होने के बाद में क्या होना चाहिए बताओ, वो कंसेप्ट तो यहाँ पर भी लागू रहेगा। कौन सा वाला? ध्यान दीजिए भैया, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ आपको, समझना इन चीजों को, अनसुना मत कर देना। कि जब दो मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर होती है, तो वो तो मैंने आपको बताया था ना कि टक्करें जितनी ज्यादा होंगी उतना ही फायदा है, और उनमें से प्रभावी टक्कर कौन सी होंगी, वो टक्करें जो उसको ई नोट बराबर जितनी एनर्जी दे सके। ये तो बताया था कि नहीं बताया था, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, वो सारी बात होगी। लेकिन कितनी एनर्जी तो उसको देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी उसको उस ऊर्जा आ रही चित्र की, उसके बराबर चाहिए ना। ये जो हाइट होती है अपनी, इस वाली की एनर्जी, ये जो एनर्जी है, ये वाली हाइट की, ये एनर्जी कितनी है? ये एनर्जी तो उसको भी चाहिए, क्योंकि एक्टिवेटेड एनर्जाइज से ही तो बनेगा। जब एनर्जाइज ही नहीं बनेगा तो एक्टिवेटेड कहां से लाओगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाई, एक्टिवेटेड ए जो है वो किससे बनेगा? एनर्जाइज से बनेगा। और एनर्जाइज किससे बनेगा? ए और एम की टक्करों से बनेगा। तो टक्कर होने के बाद में एनर्जी तो चाहिए ना, ई नोट, तो ई नोट तो यहाँ पे भी चाहिए। तो इसने क्या करा, टू बिकम एन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ए मस्ट एक्वायर, मतलब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल तब बनेगा जब पहले ए स्टार बनेगा, मतलब एनर्जाइज बनेगा तभी तो बनेगा एक्टिवेटेड। तो उसको भी कितनी एनर्जी तो चाहिए, ई नोट तो चाहिए। एंड हेंस इट बट रिगार्डेड द रेट एट व्हिच ए बिकम्स ए। ये देखो, फिर ए से क्या बनेगा? ए स्टार बनेगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ए स्टार तो बनाने के लिए वही ई नोट एनर्जी चाहिए, वही कोलिजन है, वो टकरे। लेकिन ए से बनाने के लिए वो इस एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। In the further developments of the theory, the rate constant K2 was not treated as the constant, but was considered to be larger than greater value of E। मतलब क्या है? वो इस पे डिपेंड नहीं करता। K2 किस पे डिपेंड करता है? K2 किस पे डिपेंड करता है? A स्टार से A हैश बनने के ऊपर। In the further development of theory, the rate constant K2 was not treated as a constant, but was considered to be larger the greater the value of E। ठीक है। अब ये देखो, इस ये जो मैंने कर, ये लाइन, ये जो इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन का मतलब समझिए। ये इक्वेशन वही है जो यहाँ पे थी, जो हिंसलवुड ने दिया था, ये वाली। ये देखो, ये जो थ्योरी पढ़ रहा हूँ ना यहाँ पे, ये सॉरी लिंडनमान ने दिया था। ये आपको याद है मैंने कैसे बनाया था? अरे इससे ये बनाया था ना, के माइनस वन अपॉन ए से भाग दे करके। तो यहाँ पे ए की जगह इसने क्या लिख दिया? एम लिख दिया। देखो बस वही है, पूरा का पूरा वही है। ये यहाँ पे देखो, ये इसने एम लिख दिया। के टू के वन अपॉन माइनस के वन, वन प्लस के टू अपॉन के माइनस वन। और एम क्यों लिख दिया? क्योंकि इसने एम लिया है। अरे ए प्लस ए की जगह ए प्लस एम लिया था ना आर के एम थ्योरी में, एम लिख दिया। अब देखो, इन हिंसलवुड मॉडिफिकेशन बोथ k2 एंड k1 अपॉन k1, मतलब ये k2 एंड k1 अपॉन k माइनस वन, ये वाला स्टेप आर ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ ई। मतलब ये दोनों उस ऊर्जा पर निर्भर नहीं करते थे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल, एक बार मुझे लीव करना पड़ेगा, फिर वापस आओ क्योंकि टाइम पूरा हो गया इसका, है ना।